एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो जैसा कि हम आप सभी को कल बीएड का जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो करा रहे थे, तो इसमें हमने कल आपको 20 क्वेश्चन कराया था। और ये जो आपका है खंड अ है, खंड अ में आपका सामान्य ज्ञान है, तो खंड अ को करा रहे हैं। फिर उसके बाद आपका खंड ब आएगा, खंड ब में जिसमें आपका हिंदी और आपका इंग्लिश रहता है। तो हम खंड ब में से आपको हिंदी वाला पोर्शन कराएंगे। जिन्होंने अपने फॉर्म में हिंदी भरा होगा वो हिंदी का करेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है कि मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शेरशाह, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो देखिए यहाँ पर जो मुगल काल में भूमि की जो माप की प्रथा थी वो आपके शेरशाह ने स्टार्ट की थी, तो ऑप्शन नंबर बी को सही कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए देखिए, मुगल काल में भूमि की जो माप की प्रथा है वो शेरशाह नामक शासक ने किया था। और शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 39 अंगुल तथा 32 इंच सिकंदरी गज और सन की डांडी का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेरशाह ने जो भूमि की माप की शुरुआत की थी तो ये किसमें इसका प्रयोग किया? तो उन्होंने सिकंदरी गज एवं सन की डांडी का प्रयोग किया इसमें, ठीक है। तो ये इंच भी पूछ सकता है आपको, अंगुल भी पूछ सकता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की अपहरण की नीति, बी है कि सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, सी है कि भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना, डी है कि भारतीयों का आर्थिक शोषण। तो देखिए, जो आपका 1857 की जो क्रांति का कारण नहीं था वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अपहरण की नीति अपनाई थी इसके भी कारण क्रांति का शुरुआत हुआ। फिर उसके बाद जो गाय और सूअर की जो चर्बी होती थी वो दिए थे। तो जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे वहाँ पर क्या होता था कि वो कारतूस देते थे तो उसको दांत से खोलना पड़ता था। तो उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया कि ये गाय की चर्बी होती है या सूअर की चर्बी होती है जो हमें मुंह से लगा के खोलना पड़ता है, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया था। तो ये भी क्रांति का एक कारण ही बना था। बाकी भारतीय का आर्थिक शोषण भी होता था तो ये भी क्रांति का कारण बना था। बाकी क्रांति का कारण नहीं था तो आपका ऑप्शन नंबर सी था, सी को सही करिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है? ऑप्शन आपका है कि कर्नाटक, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार, डी है उत्तराखंड। तो संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है? प्रदेश का नाम पूछा है तो यहाँ पर हम उत्तर में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये दूसरी राज्य की भाषा है, कौन? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और हम यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राज्य की भाषा है, याद रखिएगा वो आपका उर्दू है, ठीक है। दूसरी राज्य की भाषा पूछा, उर्दू है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि इस बार आपको उर्दू पूछ दे या उत्तर प्रदेश का पूछ दे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ऑप्शन ए है आपका कि माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, बी है सिंधु के किनारे, सी है खुजराहो में, डी है नीलगिरी पहाड़ों पर। जो आपका ये दिलवाड़ा आपका जैन मंदिर है ये आपका माउंट आबू में अरावली पर्वत पर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेंगे। देखिए ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री जो थे, कौन थे वो? बीमल शाह। बीमल शाह ने क्या किया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का क्या कराया? निर्माण। और माउंट आबू में अरावली पर्वत मतलब राजस्थान पर करवाया था। ये जो आपका अरावली पर्वत है, जब यहाँ से आप राजस्थान की साइड जाएंगे तो आपको जब मथुरा से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो राजस्थान का जैसे ही आपका बॉर्डर दिखेगा वैसे ही आपको क्या होगा, ये अरावली पर्वत दिखना स्टार्ट हो जाता है। और आप ऐसे ट्रेन से जाते जाते देखेंगे और एक बार ऐसा देखेंगे कि आप अरावली पर्वत के बहुत पास में होंगे, ठीक है। और ये आपको बहुत दूर से ही दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यह ग्रेनाइट के काले संगमर पत्थरों से क्या है? बना मंदिर है, ठीक है। तो ये अरावली पर्वत पे बना हुआ है। तो ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में है, ठीक है। क्योंकि अरावली पर्वत बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर अगर आप राजस्थान जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका देखिए क्या है। देखिए जब हम सभी राजस्थान जा रहे थे
तो अरावली पर्वत हम लोग को बहुत दूर से दिख रहा था, बहुत धुंधला धुंधला सा, लेकिन धीरे 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 ट्रेन क्या है उसके पास आई, तो आपको क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है, दूर से तो आपको पहाड़ पर्वत मतलब ऐसे पर्वत दिखेगा, लेकिन जब नज़दीक आएंगे तो आपको जैसे लगेगा कि ये अस्थल जमीन है। क्योंकि देखिए वो क्या है ना, इतना ज़्यादा में फैला होता है, जब दूर से देखेंगे तब आपको पर्वत जैसा दिखता है, लेकिन जब पास में आएंगे आपको कम समझ में आता है कि पर्वत है कि क्या है। आता है समझ में, जो दूर वाले होंगे वो समझ में आते हैं, लेकिन जिस पे आप खड़े रहेंगे आप पर्वत पे ही खड़े रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि हम पर्वत पर ही हैं, आपको लगेगा कि हम जमीन पर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है अफ्रीका में, बी है उत्तरी अमेरिका में, सी है अंटार्कटिका में, डी है दक्षिणी अमेरिका में। तो जैसे आप सभी को पता है कि अगर आप पर्वत और पहाड़ों जैसी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ आपको मौसम जैसे ही चेंज होगा तुरंत बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है, तुरंत बहुत तेज़ ठंडी लगने लगती है, मतलब मौसम का कोई वो बैलेंस ही नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अगर आपको पर्वत या पहाड़ों पर ऐसे घूमने जाना हो तो आप मतलब गर्मियों के टाइम में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप गर्मी के टाइम में जाते हैं तो आपको लगेगा कि स्किन एकदम जल रही है, आपको बहुत घबराहट, जैसे जैसे वहाँ जो लोग रहते हैं उनका हैबिट हो चुका है उसको उस इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करने का या उस इन्वायरमेंट में रहने का। लेकिन अगर हम सभी जाएंगे यहाँ से तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा सहन करना हमारे लिए क्या होता है, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो चलिए पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पेंगुइन पक्षी आपका आप सभी को पता है कि ये आपका अंटार्कटिका में पाया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। देखिए अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप विश्व का क्या है, पांचवा बड़ा महाद्वीप है। यह कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है अंटार्कटिका, दक्षिण गोलार्ध में है। और सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने का क्या होता है, दिन रहता है। मतलब 6 महीने की रात, 6 महीने का दिन, ये कहाँ होता है आपके, ये पूछ सकता है आपको। ठीक है। और लाइकिन और मॉस यहाँ की मुख्य वनस्पति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम 26 पर। 26 है आपका कि नेवेली निम्नलिखित में से किस वस्तु की खानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है हीरा, बी है खाना, वो खाने वाला खाना नहीं, खान जो मतलब जैसे हीरे का खान, सोने का खान हो गया ना, जो बड़े बड़े खान होते हैं वो उसके बारे में पूछ रहा है। सी है लिग्नाइट, डी आपका है चूने का पत्थर। तो यहाँ पर जो नेवेली है तो वो आपका लिग्नाइट, जो आपका लिग्नाइट होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करिएगा। तो ये देखिए निवेली जो होता है आपका निगलाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब एनएलसी, भारत सरकार की जो लिग्नाइट जो खनन और पावर उत्पादन कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, चेन्नई कहाँ, भारत में है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1956 में की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं 26 के बाद 27 पर। देखिए जो आपका ये पेपर है वो बहुत आसान नहीं आता है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, ऐसा तो आपको अगर आप किसी कंपटीशन का पेपर देने जाएंगे तो भी, मतलब मान लीजिए भी तो कंपटीशन का ही है, लेकिन आप किसी सरकारी नौकरी का भी देने जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ तो सिर्फ आपको एडमिशन कराना है तो भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी है भारतीय योजना आयोग द्वारा, सी है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, डी है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर आपको प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाशित किया जाता है आपका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था। ऑप्शन ए है श्रम अर्थशास्त्र, बी है विपणन अर्थशास्त्र, सी है मौद्रिक अर्थशास्त्र, डी आपका है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो देखिए जो डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन थे उनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, कल्याणकारी अर्थशास्त्र अभिज्ञान में इनको दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, और ये कब दिया गया था इसको भी हम देखेंगे। चलिए देखिए ये जो आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन थे इनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, 1998 में मिला था। और ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया इनको। इनका जो जन्म था वो कोलकाता में हुआ था। तो ये कोलकाता के शांति निकेतन, कोलकाता में जो शांति निकेतन है वहाँ पर हुआ था। और वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
क्लॉडिया गोल्डिन, ठीक है, इनका नाम क्या है, क्लॉडिया गोल्डिन। इन लोग के नाम भी ऐसे होते हैं कि ऐसे बोलने में सोचना पड़ता है थोड़ा, को दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए जैसे ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसमें 50 क्वेश्चन है, तो हम आपको अगला जो खंड ब है, फिर उसके बाद खंड ब में से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, फिर रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी हम आपको कराएंगे। और बाकी आपके जैसे कि मैं ये सोच रही थी कि आपको खंड वाइज में आपको पेपर कराऊं, ठीक है। तो आज मैं आपका जो भी आपका थंबनेल होगा उस पर मैं खंड का नाम डाल दूंगी, और अगर एक दिन में हो सकेगा दो दो खंड, जैसे कि आज मैंने खंड अ कराया, कल अगर हमने ब करा दिया तो खंड ब में आपका क्या आता है, जैसे हिंदी हो गया, हिंदी का हमने 15 क्वेश्चन करा दिया। फिर उसके बाद हमने खंड, फिर जो दूसरा पेपर है आपका आता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, सब में 2-2 खंड होते हैं। फिर दूसरे पेपर में आपका रीजनिंग आता है और आपका जो सब्जेक्ट होता है, तो उसको करेंगे। तो हम पेपर वाइज और खंड अ ब करके हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति या राज्यपाल, बी है केवल संप्रभु विदेशी के लिए, सी है केवल राष्ट्रपति के लिए, डी है इसमें से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून की समझ समानता के संदर्भ में जो अपवाद है, तो वो आपका किसी के लिए भी नहीं है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे आखिर ये होता क्या है। अगर यहाँ पर किसी के लिए नहीं है तो देखिए होता क्या है, कानून की समझ समता का अर्थ क्या होता है आपको बता देना चाहते हैं कि राज्य सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए कानून बनाएं और अलग अलग तरीके से लागू करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, विधि के समझ समानता का अधिकार देता है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अनुच्छेद जो आपका 14 है वो किसके समान समानता का अधिकार देता है, तो विधि के समझ समानता का अधिकार देता है। और यह एक क्या आपका मौलिक अधिकार है। यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्रीय भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का बंद करता है। मतलब आप अगर भारतीय है तो भी, विदेशी है तो भी, दोनों के लिए क्या करेगा, समान व्यवहार करेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए जो क्वेश्चन है इस तरीके से दिया है, अगर हम आपको डिटेल भी बता रहे होंगे तो आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन आप इस तरीके से डिटेल पढ़ते रहिए। जब 2, 4, 6, 10 पेपर आप हल करेंगे तो वो आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएंगी। अभी हमें भी पता है कि ये चीज़ें जो हम आपको बता रहे होंगे, आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तब तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो ये आपके सर के ऊपर से ही जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पेपर इतना हार्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद, ऑप्शन ए है अच्छी किस्म का है, बी है किफ़ायती कीमत वाला है, सी है कि पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, डी है कि नष्ट होने वाला नहीं है। तो देखिए जो आपका इको मार्क होता है वो दिया जाता है तो वो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। जैसे होता है ना कि जैसे कि हॉलमार्क इस टाइप का आता है, तो ये इको मार्क जो होता है वो इसलिए दिया जाता है कि जो आपका पर्यावरण है उसकी दृष्टि से ये जो वस्तु है वो उसके अनुकूल है, ठीक है, प्रतिकूल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 पर पूछा गया आपसे 31 में कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 5 जून को, बी है 2 अक्टूबर को, सी है 10 नवंबर को, डी है 19 नवंबर को। तो आप सभी को पता है जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है और स्टार्ट कब से ये हुआ था, 1972 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 32 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन से जमता है। ऑप्शन ए है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो देखिए जो मानव शरीर का जो रक्त का थक्का होता है ये आपका एक विटामिन होता है, उसकी वजह से जमता है। तो आप सभी को पता है जो विटामिन के होता है वो उसकी वजह से क्या होता है कि ये रक्त का थक्का हमारा जमता है। अब थोड़ा हम विटामिन के बारे में डिटेल देखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपको यही हूबहू क्वेश्चन पूछे, हो सकता है विटामिन से क्वेश्चन पूछा है तो विटामिन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे सकता है। तो चलिए हम देखते हैं मानव शरीर में रक्त का जो थक्का है वो आपके विटामिन के से जमता है। अब विटामिन के का स्रोत क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। जो आपके विटामिन के का स्रोत है आपका टमाटर और हरी सब्जियाँ हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, सूखा रोग होता है जिसे हम रिकेट्स भी कहते हैं। इसका जो स्रोत है आपका जैसे मछली हो गया, ठीक है, और आपका दूध हो गया, अंडा हो गया,
ये इसमें आपकी विटामिन डी पाए जाते हैं। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा आपके सूर्य के प्रकाश में, जो सुबह वाला सूर्य का प्रकाश निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर आपको विटामिन डी लेना है तो। आइए हम चलते हैं विटामिन ई पर। विटामिन ई की कमी से हमें क्या होता है कि जनन शक्ति कमज़ोर होती है। पत्ती वाली सब्जियां, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित गेहूं हो गए, वनस्पति तेल से प्राप्त होती हैं। और विटामिन सी की कमी से हमें क्या होता है, स्कर्वी और मसूड़े का फूलना रोग होता है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से के लोगों के मुंह में देखते होंगे कि मसूड़ों से आपके ब्लड आते होंगे, ठीक है। तो ये आपका स्कर्वी होता है। ये अब उनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी की कमी होती है, तो उन्हें खट्टे पदार्थ खाना चाहिए। जैसे इसका जो स्रोत आपका है वो नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, टमाटर, खट्टे फल आदि। जैसे आपका ओठ फट रहा है या आपके मसूड़ों से ब्लड आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको मतलब विटामिन सी की कमी है, ठीक है। तो आप खट्टे फल खाइए, इसकी पूर्ति हो जाएगी। और देखिए ये भी बता दें आपको, जो विटामिन सी होता है हमारा, ऐसा नहीं है कि हम अगर हम नींबू में विटामिन सी मिल रहा है और अगर हम आज नींबू पी लिए घोलकर, तो ये विटामिन सी हमारा क्या है कि आगे तक ही ये रहेगा। तो ये स्टोर नहीं होता विटामिन सी हमारा कभी भी। अगर आप अभी पिए हैं तो आज तक वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी थोड़ा थोड़ा हमेशा लेना चाहिए, ठीक है। जैसे नींबू वगैरह है तो हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डेली खाना चाहिए, या कभी संतरा खा लिए या टमाटर खा लिए, तो वो विटामिन सी की कमी को हमारी पूरा करता है। लेकिन ये चीज़ें हमें डेली खाना है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन चीज़ें खा लिए तो विटामिन सी हमें स्टोर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 33 पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए है 1000 पुरुष पर आपके 940 स्त्री हैं, बी है कि 1000 पुरुष पर 933 स्त्री हैं, सी है कि 1000 पुरुष पर 929 स्त्री है, डी है कि 1000 पुरुष पर 937 स्त्री। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो बताइएगा कि 1000 पुरुष मतलब कि जैसे आपका गांव है वहां पर 1000 पुरुष हैं, तो उन पर कितनी स्त्रियां हैं, तो ये चीज़ आपको पूछा है। तो यहाँ पर जब 2011 का आपका जनगणना किया गया तो पाया गया कि 1000 पुरुष पर आपके 940 स्त्रियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 33 के बाद 34 पर हम अगला क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप डिटेल देख सकते हैं कि 2011 के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष का जो अनुपात था वो 1943 मतलब अंतरिम 1940, और बच्चों के लिए स्त्री पुरुष का अनुपात 1900 नहीं 943 है और 940 है, ठीक है, गलती हो गई यहाँ पर। और अनुपात 919, और 2001 की गणना में स्त्री पुरुष का जो अनुपात था वो आपका 933 था, ठीक है। अब क्वेश्चन 34 आपका पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक निरक्षरता वाला राज्य है। ऑप्शन ए बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी है उत्तर प्रदेश। मतलब कम पढ़ा लिखा वाला राज्य ऐसा पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिहार हो गया। तो आइए थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो आपका बिहार है, ठीक है, जब 2011 का जनगणना किया गया तो यहाँ पे लोग पढ़े लिखे कम पाए गए। तो यहाँ पर बिहार में लगभग आपका 61.8% लोग पढ़े लिखे पाए गए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है आपका, यहाँ पर आपका 65% लोग पाए गए। फिर राजस्थान आता है, यहाँ 66% लोग पाए गए। और झारखंड आता है, यहाँ पर 66.4% लोग पाए गए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित 67% साक्षरता है। तो ये इनका साक्षरता दर है। तो मतलब कि अगर मान लीजिए हम 60% यहाँ देख लेते, अगर बिहारी पढ़ा हुआ है तो 40% ऐसा बिहारी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, बी है एपीजे अब्दुल कलाम, सी है अरुंधति राय, डी आपके हैं एमजे अकबर। अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि आप खुद ही नहीं पढ़ के गए होंगे तो कहाँ से उत्तर देंगे। तो ऑप्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको तुक्का लगाने होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो लिखे थे वो आपके अब्दुल कलाम जी लिखे थे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विजन ये आपका 2020 था, ठीक है। विजन कौन सा था, 2020 था। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो थे आपके कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक भी थे, आप सभी को पता है। इन्हें मिसाइल मैन भी हम कहते हैं। और 27 जुलाई, देखिए ये वैज्ञानिक थे और ये बहुत अच्छा कार्य किए। और 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक लेक्चर देते समय इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ये लेक्चर दे ही रहे थे, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई। ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। आइए 36 पर चलते हैं। 36 में आपका कहा गया कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया था। तो क्या मनुस्मृति से लिया गया था, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, या मुंडको उपनिषद से। तो आप सभी को पता है कि जो सत्यमेव जयते हैं वो आपके
मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। ठीक है, ये जो आपका सत्यमेव जयते है, ये जो भारत का एक आदर्श वाक्य है, आप सभी को पता होगा, और यह प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आपका क्या है, जो सारनाथ से मतलब वाराणसी के से लिया गया जो आपका अशोक स्तंभ है वही है। ठीक है, अशोक स्तंभ के नीचे ये लिखा होता है कि सत्यमेव जयते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको है कि संत कबीर दास की समाधि स्थित है। ऑप्शन ए है कुशीनगर, बी है मगहर, सी है देवीपाटन, डी है चित्रकूट। तो देखिए इनका जो संत कबीर दास है, तो ये मगहर में इनका क्या हुआ था, जो समाधि है ये मगहर में इनका है, क्योंकि संत कबीरदास की जो मृत्यु है वो मगहर में ही हुई। और उस समय मान्यता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो तो व्यक्ति को नरक मिलता है, जबकि काशी में मृत्यु होती है तो स्वर्ग प्राप्त होता है। तो संत कबीरदास जी को मगहर में ही मतलब इनकी मृत्यु हुई, तो मगहर में ही क्या हुआ, इनकी समाधि स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 में कि 1 GB किसके बराबर है। तो भाई ये किसी को बताने का ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि 1 GB बराबर कितने MB का होता है। आप सभी को पता है कितने MB का होता है, 1000 MB का होता है, क्योंकि आजकल सब लोग MB GB चलाते हैं, तो आप सभी को पता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा 1 GB खत्म हो गया, 2 GB खत्म हो गया, तो मतलब 1 GB में आपको 1000 MB मिलता है, ये याद रखिएगा। जैसे सब कहते हैं कि 100 MB खत्म हो गया, 500 MB खत्म हो गया, जब आपका 1000 MB खत्म होगा तो मान लीजिए आपका 1 GB डाटा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा, यहाँ से और भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। जैसे देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट के होता है, 1 किलोबाइट बराबर आपका 1024 बाइट के होता है, 1 मेगाबाइट बराबर आपका 1024 किलोबाइट के होता है, 1 गीगाबाइट बराबर आपका 1024 मेगाबाइट के होता है, मतलब लमसम आपके 1000 MB का होता है। ठीक है, और 1 टेराबाइट बराबर आपका 1024 गीगाबाइट के होता है। तो ये याद रखिएगा, 1 GB पूछा है तो हो सकता है इसमें से बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट ये भी आपको पूछ सकता है। आगे है 39 कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो अल्फ्रेड नोबेल ने आपका जो आविष्कार किया था, किसका किया था, तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट का किया था। ठीक है, तो आज हम आपको ये 39, 40, 10, 50 10 क्वेश्चन आपको और है, हम फटाफट से करा देंगे, डिटेल नहीं बताएंगे, ताकि आपका ये पूरा जो 50 का 50 क्वेश्चन है कवर हो जाए। उसके बाद हम आपको हिंदी वाला लेकर चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल का पौधा है। तो आप सभी को पता है कि जो बायोडीजल का पौधा होता है वो आपका किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही करेंगे, रतन जोत। देखिए यहाँ पर सभी को पता है कि जैट्रोफा आप सभी को पता है, लेकिन रतन जोत के बारे में किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो रतन जोत होता है वही आपका जैट्रोफा होता है, वही एक बायोडीजल का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का चारकुला क्या है। तो जो उत्तर प्रदेश का चारकुला है, ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, ब्रज क्षेत्र का जो पारंपरिक लोक नृत्य होता है उसी को हम उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं, चारकुला कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। देखिए चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज मतलब मथुरा क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक क्या है आपका लोक नृत्य है। जो मथुरा आपका है क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इस नृत्य में कृष्ण जी और राधा पर आधारित गीतों पर महिलाएं क्या करती हैं, वृत्ताकार लकड़ी के क्या है पिरामिडों को संतुलित करती हुई तेल के दीपक को अपने सिर पे रखकर क्या करती हैं, नाचती हैं। आगे चलते हैं। 42 में पूछा गया है कि सर सैयद अहमद खान को निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया। सर सैयद अहमद खान ने किसको स्थापित किया था ये बताना है। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, सी आपका है कि ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, डी है कि अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो सर जो सैयद अहमद खान थे उन्होंने आपके ऑल इंडिया मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या किया था, यहाँ पर संगठन का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसको बिल्कुल सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में आपका पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य। तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस में थी, आपके उत्तर प्रदेश में थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अब देखेंगे थोड़ा सा हम इसका डिटेल। देखिए प्रमुख 4 राज्य निम्नलिखित में से हैं। पहले कौन था, पहले आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आया, फिर बिहार आया, उसके बाद पश्चिम बंगाल आया। ये 4 थे जो अधिक आबादी वाले आपके राज्य थे। आगे है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश आपसे अगर पूछेगा तो आप दिल्ली बताइएगा। ठीक है, राज्य पूछेगा
तब तो उत्तर प्रदेश बताएंगे, और केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब आप कहाँ बताएंगे कि दिल्ली बताएंगे। ठीक है। आगे की भारतीय संविधान का कौन सा भाग सभी न्यायिक मामलों में अधिक क्षेत्र वाली एक एकीकृत न्यायपालिका के प्रावधान को प्रतिष्ठापित करता है? ऑप्शन ए है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो करेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। ठीक है, भाग 5, जो भाग 5 यहाँ पर है वो आपको करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? तो आप सभी को पता है जो हमारा कुतुब मीनार है ये किसने स्टार्ट किया था बनाना? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, लेकिन इसका जो अंत में बनवाया वो इल्तुतमिश ने इसको समाप्त किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46 है आपका कि उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आपके वाराणसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही करिएगा। यहाँ पर आपके संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय आपके वाराणसी में स्थित है। 47 में हम देख लेते हैं। 47 का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 जून, बी है 10 दिसंबर, सी है 11 जनवरी, डी है 5 सितंबर। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में हम 10 दिसंबर मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही कर लीजिएगा, 10 दिसंबर। 47 के बाद हम 48 पर चलते हैं। 48 में पूछा गया है कि एम्पियर मात्रक है। तो आप सभी को पता है कि जो एम्पियर है वो आपका विद्युत धारा का क्या है मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 के बाद 49 पर चलते हैं। 49 भी आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। 49 में कहा गया आपसे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का बने? ऑप्शन ए फोकस एफ पर, बी है फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच, सी है वक्रता सी और फोकस एफ के बीच, डी है कि वक्रता केंद्र सी पर। आप कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार की बने? तो यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण है उसको हम रखेंगे वक्रता केंद्र सी पर, तभी हमारा जो वस्तु है वो क्या होगा, प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का हमें प्राप्त होगा। ठीक है। 49 के बाद हम 50 पर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हमारा हिंदी का आएगा। हिंदी का हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो ये आपका जो पेपर था ये लगभग आपका पेपर कब का था हम एक बार देख लेते हैं, 2011 या 12 का ऐसा कुछ है। अभी हम आपको दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रांतीय विधानसभाओं में चुनावी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML के बीच निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए है भोपाल अधिवेशन, बी है लखनऊ अधिवेशन, सी है बम्बई अधिवेशन, डी है अहमदाबाद अधिवेशन। तो किस पे किए गए थे उत्तर बताना आप सभी को। देखिए ये आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आप जरूर पढ़िएगा एक बार। और आपके साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर सामान्य ज्ञान में ज़्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका लखनऊ अधिवेशन है इसी अधिवेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा। तो देखिए ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के बाद आपका जो 51वां क्वेश्चन आएगा 51, क्योंकि एक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये हम प्रथम पेपर का लेकर चल रहे हैं। प्रथम पेपर में आपका जो सामान्य ज्ञान था वो 50 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। उसके बाद 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से आता है। इसके बाद हम आपका द्वितीय पेपर लेकर चलेंगे। ये दोनों पेपर आपको देने पड़ते हैं। 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, मतलब 6 घंटे का आपका पेपर होता है। सुबह से पेपर आपका स्टार्ट होगा, पूरे दिन में पेपर आपका खत्म होगा। तो ये हो गए 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन के बाद हम कल से हिंदी लेकर चलेंगे। अगर आपको पेपर 2 भी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा। हम आपका अगर साइंस का चाहिए तो साइंस वालों को साइंस, और जो आर्ट है आर्ट वालों को आर्ट का हम करा देंगे। आर्ट वालों को जैसे अगर आप SST लें आपको SST से क्वेश्चन पूछेगा, और साइंस वालों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इस सारे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें वे सेम ही रहती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे। और कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन कराए थे और आज हमने 30 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, हिंदी के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।